मैं उस इंसान को जिससे मैं चुपचाप प्यार करती थी अपनी नॉवेल में लिख देती हूँ, जिस पर वो नॉवेल अचानक एक ही रात में फेमस हो जाती है और पूरी इंटरनेट दुनिया ये ढूंढने लगती है कि आखिर उस मेल लीड का रियल प्रोटोटाइप कौन है। लेकिन अफसोस, उस वक्त मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से छुपा रखा था, जिस पर किसी को भी यह पता नहीं चल पाया कि मैंने कभी किसी से इतने सावधानी से प्यार किया था। देखते ही देखते 10 साल बीत गए और मुझे लगा था कि मैं उसे कब का भूल चुकी हूँ। लेकिन फिर अपनी कजिन सिस्टर की वेडिंग में मैं एक बार फिर उस इंसान से मिलती हूँ जिसे मैंने पूरी एक किताब में उकेरा था। जल्दी इधर आओ, थोड़ा मिल लो। ये हमारी फैमिली की ग्रेट राइटर चंग मियान वे है। जिसके बाद कजिन कहती है थोड़ी देर में सबको इसकी लिखी हुई नॉवेल गिफ्ट मिलेगी, इसलिए घर जाकर ध्यान से पढ़ना। जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहती हूँ अरे नहीं नहीं, बस मेरी किस्मत अच्छी थी। तभी कोई पूछता है तुम लोगों के बैच में शेन यांजो नाम का लड़का था ना, सुना है अब बीजिंग में बड़ा लॉयर बन गया है और हर साल बहुत पैसा कमाता है। जिस पर दूसरा इंसान कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, सुना है वो आज यहाँ भी आने वाला है। ग्रूम उसका कजन ब्रदर जो ठहरा। जैसे ही मैं शेन यांजो का नाम सुनती हूँ मैं वहीं पर जमसी जाती हूँ, जिस पर मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा लगता है और मैं लगभग सुन्न पड़ जाती हूँ। फिर मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ती हूँ और तभी मैं उस इंसान को देखती हूँ जिससे मिले हुए पूरे 10 साल हो चुके थे, लेकिन वो अचानक बिना किसी वार्निंग के मेरे सामने खड़ा था। शेन यांजो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मेरी यादों में था। वही शार्प फेस, वही साफ नैन नक्श, बस अब उसके चेहरे से टीनेज वाला भोलेपन गायब हो चुका था और उसकी जगह एक मैच्योर आदमी की सीरियसनेस और शार्पनेस आ चुकी थी, जिस पर उसकी नजरें कुछ पल के लिए मेरे ऊपर टिक जाती हैं। मैं अनजाने में अपनी मुट्ठी कस लेती हूँ। दिमाग में उससे बात शुरू करने के ना जाने कितने तरीके घूमने लगते हैं, लेकिन वो मुझे एक शब्द बोलने का मौका तक नहीं देता। उसकी नजरें जल्दी से मेरे ऊपर से हटती हैं और वो उस रिलेटिव की तरफ देखने लगता है जिसने अभी उसका नाम लिया था। जिस पर कोई हंसते हुए कहता है अरे बीजिंग में तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है लगता है। मेरे गले में अटके सारे शब्द वहीं रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल को जोर से दबा दिया हो और वो भारी होकर नीचे डूबता जा रहा हो। और आखिर मैं कौन होती हूँ यह उम्मीद करने वाली कि उसे अभी भी मैं याद होंगी। जिस पर मेरा सीना अचानक घुटने लगता है। मैं धीरे से कहती हूँ मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। इसके बाद मैं तुरंत वहां से मुड़कर निकल जाती हूँ जैसे किसी चीज से भाग रही हूँ। बाहर जाकर मैं खुद को शांत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तभी मैं देखती हूँ कि शेन यांजो खास तौर पर बाहर एक खूबसूरत लड़की को लेने आया है और मैं उसे तुरंत पहचान जाती हूँ। सुवंकन है, मेरी हाई स्कूल की सबसे करीबी दोस्त, जिस पर वो मुझे देखकर कहती है अरे चेंग मियान वेई, ये मैं हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है बहुत समय बाद मिले। इसके बाद सुवन है शेन यांजो की तरफ देखकर कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि चेंग मियान वेई भी यहाँ आएगी, या फिर तुमने उसे पहचाना ही नहीं, वो तो तुम्हारी डेस्क पार्टनर थी। जिस पर शेन यांजो शांत आवाज में कहता है याद नहीं। बस ये 3 शब्द किसी भी और बात से ज्यादा मेरे दिल में चुभ जाते हैं, जिस पर मेरी आंखें गर्म होने लगती हैं, लेकिन मैं पूरी ताकत लगाकर मुस्कुरा देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ वेडिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। यह कहकर मैं सबसे पहले पीछे मुड़कर बैंकेट हॉल की तरफ चली जाती हूँ। वेडिंग खत्म होने के बाद मेरी कजन बड़ी खुशी से मेरी नॉवेल सबको बांटने लगती है, जिस पर उन लोगों में शेन यंजो भी शामिल होता है। मुझे जरा भी चिंता नहीं थी कि वो उस नॉवेल में हमारे हाई स्कूल के 3 साल पढ़ लेगा, क्योंकि मैंने कभी शेन यंजो को रोमांस नॉवेल पढ़ते नहीं देखा था। मैं वापस जाने के लिए मुड़ती हूँ, लेकिन तभी अचानक मेरे कदम रुक जाते हैं। एक डिटेल जिसे मैं भूल चुकी थी अचानक मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधती है। शेन यंजो भले ही रोमांस नॉवेल ना पढ़ता हो, लेकिन अगर वो सिर्फ पहला पेज भी खोल ले तो उसे तुरंत दिखाई देगा। वहाँ मेल लीड का नाम साफ लिखा हुआ था, क्लास 12A शेन यूजो, जिस पर मेरी सांस अटक जाती है। मैं तुरंत पीछे मुड़ती हूँ और घबराकर कहती हूँ रुको, 1 मिनट रुको। फिर मैं जल्दी से कहती हूँ अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो मैं आपके लिए साइन भी कर देती हूँ। उस नाम को पूरी तरह ढकने के बाद ही मैं राहत की सांस लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं दोबारा ऊपर देखती हूँ मेरा पूरा शरीर जम जाता है। पता नहीं कब पास पूरा माहौल शांत हो चुका था। सभी लोग हैरानी से मुझे देख रहे थे। जिस पर कोई कहता है चेंग मियान वेई, तुम अब लोगों को सच में सरप्राइज कर देती हो, तुम तो पूरी बदल गई हो। मेरे हाथ में पकड़ी किताब हल्का कांपने लगती है। वही पुराना दर्द फिर से दिल में उठने लगता है। हाँ, मैं बदल चुकी हूँ। पहले मैं बहुत चुप रहने वाली लड़की थी, ऐसी कि चाहे कोई कितना भी पूछे मेरे मुंह से आधा शब्द भी नहीं निकलता था। यहाँ तक कि शेन यांजो को पसंद करने की बात हो या उससे 2 बातें करने की, मुझे पहले अपने दिल में ना जाने कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। उन लड़कियों के मुकाबले जो सीधे उसके सामने जाकर बात कर लेती थी, मैं हमेशा बहुत डरपोक थी। शेन यांजो के सामने मैं एक ऐसे स्नेल की तरह थी जो अपने खोल में छिपा रहता है। लेकिन अब मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की थी। मैं पहले से ज्यादा ओपन हो चुकी थी, यहाँ तक कि अनजान जगहों पर भी नॉर्मल तरीके से हंस बोल सकती थी। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही मैं शेन यांजो को देखती हूँ मैं फिर से वही पुरानी क्लमसी चेन मियान वेई बन जाती हूँ, जिस पर मेरा दिल कसने लगता है और मैं अनजाने में किताब को और जोर से पकड़ लेती हूँ। तभी शेन यांजो धीरे से कहता है मैं इसे ध्यान से पढ़ूंगा। वेडिंग खत्म होने के बाद मैं अपनी कजन की गिफ्ट मनी काउंट करने में मदद कर रही थी, जिस पर कजन अचानक कहती है वो मिस सुना, सच में अमीर फैमिली की बेटी लगती है। देखो सिर्फ गिफ्ट मनी ही 5 अंकों में दी है, बाद में जब उसकी शादी होगी ना तब हमें उससे भी ज्यादा रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। मेरा हाथ अचानक रुक जाता है। क्या वो शादी करने वाली है? फिर कजन कहती है सुना है उस लॉयर शेन के साथ उसकी शादी की बात चल रही है, जिस पर मेरे कानों में जैसे आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। फिर वो आगे कहती है लगता है अगले साल उनकी वेडिंग होगी। मैं हल्की आवाज में बस इतना कह पाती हूँ अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस रात मैं अपने पुराने कमरे के बिस्तर पर लेटी रहती हूँ, लेकिन पूरी रात करवटें बदलती रहती हूँ और एक पल भी नींद नहीं आती। अगले दिन स्कूल की 100वीं एनिवर्सरी थी। पूरा कैंपस लोगों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी नजर सबसे पहले शेन यांजो पर जाकर रुकती है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे उसकी तरफ खींच लिया हो। मैं धीरे धीरे उसके पास जाती हूँ और कहती हूँ शेन यांजो, तुम भी एनिवर्सरी में आए हो? जिस पर वो जवाब देता है हाँ, आज मुझे स्पीच देनी है। मैं तुरंत समझ जाती हूँ आखिर वो हमारे बैच का टॉप यूनिवर्सिटी स्कोरर था और अब इतना सक्सेसफुल भी बन चुका था, इसलिए उसे बुलाना तो तय ही था। लेकिन इसके बाद हमारे बीच एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। तभी कुछ स्टूडेंट्स डेस्क और चेयर्स उठाकर ले जाते दिखाई देते हैं, जिस पर मैं पूछती हूँ यह सब क्या हो रहा है? एक टीचर जवाब देता है स्कूल की नई बिल्डिंग अब तैयार हो चुकी है, इसलिए पुरानी बिल्डिंग जल्द ही तोड़ी जाएगी। मैं बच्चों से अंदर की सारी डेस्क बाहर निकलवा रहा हूँ, अगर तुम दोनों देखना चाहते हो तो अभी देख लो, बाद में यह जगह नहीं रहेगी। मैं तुरंत कहती हूँ मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ, तुम चलोगे? जिस पर वो चुपचाप मेरे पीछे चल पड़ता है। हम दोनों एक के बाद एक पुराने क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाती हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से हाई स्कूल के दिनों में लौट आई हूँ। मैं मुस्कुराकर कहती हूँ यह मेरी डेस्क थी, देखो इसके पास अभी भी वो कार्विंग मौजूद है। उस वक्त क्लास में एक रूमर फैला था, लोग कहते थे कि अगर अपनी डेस्क के पास उस इंसान का नाम लिख दो जिसे तुम पसंद करते हो तो वो तुम्हारी फीलिंग्स महसूस कर लेगा।
जिस पर मैं तुरंत अपने शरीर से डेस्क को ढक लेती हूँ। लेकिन तभी मैं देखती हूँ कि शेन यानझो किसी दूसरी दिशा में देख रहा है, जैसे वो किसी सोच में खो गया हो। मैं चुपके से राहत की सांस लेती हूँ, लेकिन दिल के अंदर हल्का दर्द फिर भी बना रहता है। फिर मैं धीरे से कहती हूँ, चलो अब चलते हैं। शेन नगनचू अपनी नजरें वापस खींचते हुए हल्का सा जवाब देता है, जिस पर मैं पहले मुड़कर वहां से निकल जाती हूँ। इसलिए मैं ये देख ही नहीं पाती कि जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर निकलने वाला होता है, शेन यानझो अचानक पीछे मुड़कर क्लास के एक कोने में रखी डेस्क की तरफ देखने लगता है। और उस डेस्क के पास चेंग नियन वेई का नाम खुदा हुआ था। टीचिंग बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मेरी नजर एक पुराने बेनियन ट्री पर पड़ती है, जिसे देखकर मुझे अचानक पुरानी बातें याद आने लगती हैं। फिर मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, तुम्हें एक फनी बात सुनाऊं? पहले स्पोर्ट्स मीट के टाइम हमारी क्लास को हमेशा स्टेडियम साफ करने का काम मिलता था ना। एक बार मैंने पूरा ग्राउंड साफ कर लिया था, लेकिन वापस क्लास में जाने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं इसी पेड़ के नीचे छुपकर नॉवेल पढ़ने लगी थी। जिस पर मैं हल्का हंसते हुए आगे कहती हूँ, पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई, और आधी नींद में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर जैकेट डाल दी हो। लेकिन जब मैं जागी तब मेरे ऊपर कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे लगा वो बस मेरा इल्यूजन था। तभी शेन यानझो धीरे से कहता है, वो इल्यूजन नहीं था। समय जैसे उसी पल रुक जाता है। वो इल्यूजन नहीं था। ये शब्द सुनते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, जिस पर मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, नगानचू तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? जिस पर पता चलता है कि सुवंकन है न जाने कब हमारे पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए हमारे पास चली आती है। फिर शेन यानझो जवाब देता है, बस पुरानी बातें। जिस पर सुवंकन है उत्सुक होकर पूछती है, कैसी पुरानी बातें? क्या उनमें मेरा भी जिक्र है? मेरे अंदर अभी जो हलचल उठी थी वो सुवंकन को देखते ही धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है, जिस पर मैं खुद पर ही हंसने लगती हूँ। मैं आखिर क्या क्या इमेजिनेशंस करने लगी थी। तभी मुझे उस वीकेंड की बात याद आती है जब शेन यानझो ने मुझे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बुलाया था। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तब मैंने गलती से सुवंकन को शेन यानझो से शर्माते हुए कन्फेस करते देख लिया था, जिस पर मैं घबराकर तुरंत वहां से भाग गई थी। उस रात मैं पूरी रात सो नहीं पाई। आखिर में बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने सुवंकन को मैसेज भेजा और उसने लगभग तुरंत रिप्लाई किया था। उसने कहा था, हम अभी बहुत छोटे हैं, यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद इस बारे में सोचेंगे। असल में उसी पल मुझे सब छोड़ देना चाहिए था। मैं जबरदस्ती मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, कुछ खास नहीं था, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। यह कहकर मैं उनके जवाब देने का इंतजार भी नहीं करती और तुरंत पीछे मुड़कर वहां से चली जाती हूँ। घर लौटने के बाद हमारे हाई स्कूल क्लास मॉनिटर का मैसेज आता है। वो सब पुराने क्लासमेट्स को अपने फैमिली के नए रिसोर्ट होटल में रियूनियन पार्टी के लिए इन्वाइट कर रहा था। कई सालों से दोस्तों से ना मिलने की वजह से मैं भी तुरंत हाँ कर देती हूँ। अगले दिन मैं तय समय पर रिसोर्ट होटल पहुंचती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाती हूँ मेरी नजर तुरंत शेन यानझो पर पड़ती है और उसके बगल में सु वनखान बैठी हुई थी, जिस पर मैं खुद का मजाक उड़ाते हुए हल्की सी स्माइल देती हूँ और जाकर सबसे दूर वाली सीट पर बैठ जाती हूँ। इसके बाद मैं इधर उधर देखकर हॉट वाटर ढूंढने लगती हूँ। तभी शेन यानझो अचानक कहता है, यहाँ मौजूद हर लेडी के लिए एक कप हॉट वाटर ला दीजिए। मेरी हरकत एक पल के लिए रुक जाती है। तभी क्लास मॉनिटर मजाक उड़ाते हुए कहता है, वाह भाई, अभी तो मैं सिर्फ सुवंकन को थोड़ा ज्यादा पानी पीने के लिए बोल रहा था और तुमको उसकी इतनी चिंता हो गई? सिर्फ उसे हॉट वाटर देने के लिए सबको वाटर सर्व करवाओगे क्या? जिस पर शेन यानझो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बस तुम ही सबसे ज्यादा बोलते हो। मैं अचानक महसूस करती हूँ कि शेन यानझो असल में कम बोलने वाला इंसान कभी था ही नहीं, बस उसका यह साइड मैंने कभी नहीं देखा था। मैं चुपचाप नजरें हटा लेती हूँ और सामने रखा हॉट वाटर पी लेती हूँ। पानी मेरे पेट को गर्म जरूर करता है, लेकिन दिल के अंदर जो खालीपन था उसे बिल्कुल भी गर्म नहीं कर पाता। कुछ देर बाद क्लास मॉनिटर गेम खेलने का सजेशन देता है, जिस पर हम सब रैंडम टीम्स में बंट जाते हैं। जो टीम सबसे ज्यादा सही जवाब देगी वही जीतेगी, और संयोग से मैं और शेन यानझो एक ही टीम में आ जाते हैं। हम दोनों आमने सामने बैठते हैं। तभी सवाल पूछा जाता है, चेंग नियन वेई का फेवरेट फ्रूट क्या है? शेन यानझो तुरंत जवाब देता है, मैंगो। फिर अगला सवाल आता है, चेंग नियन वेई का फेवरेट कलर? जिस पर वो बिना रुके जवाब देता है, स्काई ब्लू। क्लास मॉनिटर लगातार कई सवाल पूछता है और शेन यानझो हर सवाल का जवाब बहुत तेजी और बिल्कुल सही देता जाता है, जिस पर क्लास मॉनिटर हंसते हुए कहता है, सच में यार, ये तो कभी नोटिस ही नहीं हुआ। मुझे तो लगा था तुम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन असल में तुम लोग हमसे छुपकर काफी बातें करते थे। वो तो बस मजाक कर रहा था। किसी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया सिवाय मेरे, क्योंकि शेन यानझो के हर सही जवाब के साथ मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग पैदा होने लगती है। तभी मेरी नजर अचानक सुवंकन पर पड़ती है। उसका एक्सप्रेशन अब पहले से काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। फिर वो अचानक कहती है, सॉरी, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। उस रात मैं अपने कमरे में लौटती हूँ, लेकिन फिर देर रात तक सो नहीं पाती। तीसरे दिन हम लोग प्लान के मुताबिक माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए निकलते हैं। बाहर आते ही मेरी मुलाकात फिर शेन यानझो और सुवंकहान से हो जाती है, जिस पर हम तीनों साथ जाने का फैसला करते हैं। सुवंकहान खुशी से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना सुबह का व्यू बहुत खूबसूरत होता है। जिस पर शेन यानझो मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर तुम ना होती तो मैं यह व्यू देख ही नहीं पाता। फिर वो मजाक में कहता है, सब तुम्हारी वजह से है। मैं चुपचाप उनके पीछे चलती रहती हूँ और खुद को एक सुपर बल्ब जैसा महसूस करती हूँ। तभी अचानक शेन यानझो पीछे मुड़कर मुझसे पूछता है, सुना है तुम्हारी वो नॉवेल फिर से रिप्रिंट होने वाली है, कॉपीराइट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ क्या? मैं जवाब देती हूँ, हाँ, बात तो चल रही है, लेकिन पब्लिशर अभी प्रोसीजर कंप्लीट कर रहा है। जिस पर वो सीरियस होकर कहता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त रॉयल्टी परसेंटेज और ऑथोराइजेशन पीरियड ध्यान से देखना, वरना लोग आसानी से चीट कर देते हैं। मैं अनजाने में जवाब दे देती हूँ, तो शायद मुझे एक लॉयर हायर कर लेना चाहिए। तभी अचानक सुवंकन दर्द से बोल उठती है, नक्चू, मेरा पैर मुड़ गया है, शायद मैं आगे नहीं चल पाऊंगी। जिस पर शेन यानझो तुरंत कहता है, मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूँ। फिर मैं भी कहती हूँ, मैं भी मदद करती हूँ। इसके बाद हम तीनों जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगते हैं। मैं पीछे चल रही होती हूँ और सामने शेन यानझो को सुवंकन को पीठ पर उठाकर नीचे ले जाते देखती हूँ, जिस पर मुझे अचानक क्लास 10 के स्पोर्ट्स मीट की एक पुरानी याद आ जाती है। उस वक्त मैं 800 मीटर रेस में भाग ले रही थी, लेकिन फिनिश लाइन पर पहुंचते ही गिर गई थी और उसी समय शेन यानझो सबसे आगे बढ़कर मुझे अपनी पीठ पर उठाकर मेडिकल रूम ले गया था। उस दिन उसकी पीठ से आती साफ और हल्की खुशबू मेरे यूथ लव की सबसे गहरी याद बन गई थी। मैं अपनी मुट्ठियां कस लेती हूँ और खुद को ज्यादा सोचने से रोककर चुपचाप उनके पीछे चलती रहती हूँ। होटल वापस पहुंचने के बाद शेन यानझो पहले सुवंकन को उसके कमरे तक छोड़ता है। फिर मैं उसके साथ डॉक्टर ढूंढने जाती हूँ। मेडिसिन ऑयल लेने के बाद शेन यानझो को अचानक एक फोन कॉल आ जाता है, जिस पर मुझे अकेले ही होटल रूम वापस जाना पड़ता है। मैं सुवंकन के पैर पर मेडिसिन लगा रही होती हूँ, तभी वो अचानक कहती है, वैसे नियम भी, मुझे अपना कॉन्टैक्ट दे दो ना। मैं थोड़ा रुककर पूछती हूँ, क्यों, कोई काम है क्या? जिस पर वो मुस्कुराकर कहती है, अब हम सब बीजिंग में ही रहते हैं तो मिलना आसान रहेगा, और कुछ महीनों बाद मैं और नगनचू एक स्पेशल ओकेजन
डिसीजन सेलिब्रेट करने वाले हैं, तब तुम्हें मैं डिनर पर बुलाएंगे? मैं तुरंत जवाब देती हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, बीजिंग इतना बड़ा है, शायद बाद में हमारी मुलाकात कभी ना हो। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे यहाँ से निकलना है। इसके बाद मैं तुरंत अपना सामान पैक करती हूँ और कहती हूँ, मेरी खातिरदारी के लिए धन्यवाद, लेकिन बीजिंग में मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। मैं कार में बैठकर बाहर का व्यू देख रही होती हूँ, तभी अचानक फोन बज उठता है। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आती है, नियमवी, क्या तुम फिल्म डायरेक्टर शाजिंग को जानती हो? मैं एक पल के लिए चौंक जाती हूँ, भला मैं उसे कैसे न जानती। 2 साल पहले इंस्पिरेशन लेने के लिए मैं हैंगडियन गई थी, जहाँ मैंने कुछ महीनों तक एक्स्ट्रा आर्टिस्ट का काम किया था, और वहीं मेरी मुलाकात शाजिंग शेन से हुई थी, जो उस वक्त अभी बिल्कुल अननोन डायरेक्टर था। हम दोनों की काफी अच्छी जमती थी, जिस पर हमारी पहली मुलाकात में ही हम दोनों एक्स्ट्रा आर्टिस्ट बनकर डेड बॉडी का रोल करते थे और कई कई घंटों तक एक ही जगह पड़े रहते थे। लेकिन बाद में हाकांग थाम ने बेस्ट न्यू डायरेक्टर का अवार्ड जीत लिया, उसकी फेम हर जगह फैल गई और फिर मैंने भी उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। मैं हल्का सा जवाब देती हूँ, हाँ, थोड़ी बहुत जान पहचान है, क्या हुआ? जिस पर दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आती है, उसने हमारे पब्लिशिंग हाउस से कॉन्टैक्ट किया है, वो तुम्हारी नॉवेल को फिल्म में अडेप्ट करना चाहता है, तुम जल्दी बीजिंग वापस आ जाओ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। यह सुनते ही मैं तुरंत कहती हूँ, ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। कॉल कट करने के बाद मैं तुरंत रात 8 बजे की फ्लाइट बुक कर लेती हूँ। जब कजन को पता चलता है कि मैं इतनी जल्द बीजिंग वापस जा रही हूँ, तो वो मुझे लोकल स्पेशलिटीज खरीदने के लिए मार्केट ले जाती है। शॉपिंग खत्म होने के बाद वो मुझे खाने के लिए भी ले जाती है, लेकिन रास्ते में एक नूडल शॉप के सामने से गुजरते हुए मुझे अचानक एहसास होता है कि यह वही जगह है जहाँ मैं और शेन यानजो हाई स्कूल के दिनों में अक्सर आया करते थे। हालांकि हम दोनों साउथ साइड से थे, लेकिन हमें नूडल्स बहुत पसंद थे, और मजेदार बात यह थी कि जब भी मैं यहाँ आती थी 10 में से 9 बार मुझे शेन यानजो जरूर मिल जाता था। खाना खत्म होने के बाद मैं काउंटर पर जाकर पेमेंट करने लगती हूँ, तभी शॉप ओनर मुझे कई बार गौर से देखती है और अचानक उत्साहित होकर बोल पड़ती है, अरे ये तुम हो ना, वही स्कूल वाली लड़की, बहुत साल हो गए तुम्हें यहाँ नूडल्स खाने आए हुए। फिर वो मुस्कुराकर पूछती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुम दोनों अभी भी साथ हो ना? मैं चौंक कर पूछती हूँ, बॉयफ्रेंड? जिस पर वो तुरंत जवाब देती है, अरे वही लड़का जो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे आता था, हर बार तुम्हारी तरह सेम नूडल्स ऑर्डर करता था और सामने बैठकर चुपके चुपके तुम्हें देखता रहता था। मुझे तो लगा था तुम दोनों कपल हो। मेरे कदम अचानक रुक जाते हैं, जिस पर मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन अगले ही पल मैं खुद ही उसे झटक देती हूँ। वो इंसान शेन यानजो कैसे हो सकता है? शायद शॉप ओनर ने गलत पहचान लिया होगा। तभी कजन हंसते हुए कहती है, नीमवी, सच में तुम्हारी ओल्ड रोमांस स्टोरी अभी तक खत्म नहीं हुई लगती। मैं अपने हाथ में पकड़ा बैग कसकर पकड़ लेती हूँ और आखिर में बस सिर हिलाकर कहती हूँ, सब खत्म हो चुका है। शॉपिंग के बाद मैं अकेले स्कूल स्टेडियम पहुंचती हूँ। फिर मैं बेनियन ट्री के नीचे बैठकर धीरे धीरे मिट्टी खोदने लगती हूँ। 10 साल पहले मैंने और शेन यानजो ने यहाँ एक टाइम कैप्सूल दबाया था। उस वक्त हमने प्रॉमिस किया था कि 10 साल बाद इसे साथ में खोलेंगे, लेकिन अब शेन यानजो को देखकर लगता था कि वो ये सब कब का भूल चुका है। मैं कैप्सूल खोलती हूँ, अंदर 2 पुराने पीले पड़ चुके पेपर्स रखे थे, एक मेरा और एक शेन यानजो का। मैं अब पेपर खोलती हूँ, जिस पर मुझे अपनी पुरानी हैंडराइटिंग दिखाई देती है, 10 साल बाद वाली चेंग नियान वेई के नाम। क्या ग्रेजुएशन से पहले तुमने शेन यानजो को कन्फेस किया? क्या तुम दोनों साथ आए? अगर कुछ भी नहीं हुआ तो क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो? ये पढ़ते ही मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। फिर मैं पेन निकालकर बहुत ध्यान से जवाब लिखती हूँ, 10 साल पहले वाली चेंग नियान वेई। हेलो, तुमने कभी कन्फेस नहीं किया? तुम शेन यानजो के साथ भी नहीं रही? तुम सच में बहुत डरपोक थी, और जहाँ तक पसंद करने की बात है, सब कुछ खत्म हो चुका है ना? तुम दोनों की अब अपनी अलग जिंदगी है। आखिरी लाइन लिखने के बाद मैं पेपर वापस कैप्सूल में रख देती हूँ। फिर मेरी नजर शेन यानजो वाले पेपर पर पड़ती है। मैं काफी देर तक सोचती रहती हूँ, लेकिन आखिर में उसे खोलती नहीं, क्योंकि यह कैप्सूल वैसे भी धीरे धीरे मिट्टी में खत्म हो जाने वाला था। जब मैंने इसे निकाला तब इसके कई वर्ड्स पहले ही मिट चुके थे। शायद कुछ समय बाद ये सब सच में धूल बन जाएगा। इसके बाद मैं फिर से कैप्सूल को मिट्टी में दबा देती हूँ और वहां से चली जाती हूँ। करीब आधे घंटे बाद शेन यानजो भी वहां पहुंचता है। जब उसे पता चलता है कि चेंग नियन वेई पहले ही जा चुकी है, तो वो भी जल्दी से कार लेकर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन की खोदी हुई मिट्टी पर पड़ती है, जिस पर वो कुछ पल के लिए ठहर जाता है। फिर वो धीरे से टाइम कैप्सूल बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही चेंग नियन वे वाला पेपर हवा में उड़ जाता है, वो उसे उठाने के लिए झुकता है, और अगले ही पल पेपर पर लिखे नए वर्ड्स देखकर वो पूरी तरह वहीं जम जाता है। बीजिंग लौटने के बाद मेरा ज्यादातर समय पब्लिशिंग हाउस में गुजरने लगता है। तभी एडिटर मुझसे कहता है, वैसे आज हमारी मीटिंग एक लॉयर के साथ भी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ समझ ना आए तो खुलकर पूछ लेना। जैसे ही मैं मीटिंग रूम का दरवाजा खोलती हूँ, मैं एक पल के लिए रुक जाती हूँ, क्योंकि अंदर शेन यानजो बैठा था। वो भी आवाज सुनकर मेरी तरफ देखता है, जिस पर हमारी नजरें आपस में टकराती हैं और कुछ पल के लिए हम दोनों चुप रह जाते हैं। इसके बाद शेन यानजो सबसे पहले हाथ बढ़ाकर कहता है, हेलो मिस चेंग, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का रिस्पॉन्सिबल लॉयर हूँ। मेरा दिल अचानक एक बीट मिस कर देता है। फिर मैं धीरे से उसका हाथ पकड़ती हूँ। मीटिंग शुरू होने के बाद शायद पहली बार मैं शेन यानजो को उसके वर्किंग मोड में देख रही थी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स समझाता था, उसकी लॉजिक बहुत क्लियर होती थी, और जब वो सोच में डूबता था, तब विंडो से आती धूप उसके साइड फेस पर पड़ती थी, जिस पर उसके हल्के सिकुड़े हुए ब्राउज और भी सीरियस लगने लगते थे। उसे देखकर मुझे अचानक क्लास 12 की एक दोपहर याद आ जाती है। उस दिन मैथ टीचर ने उसे बोर्ड पर सवाल सॉल्व करने बुलाया था, और वो बिल्कुल इसी तरह काम और कॉन्फिडेंट होकर खड़ा था। उसने लगातार 3 अलग अलग मेथड से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। शेन यानजो हमेशा से ऐसा ही था, हमेशा चमकता हुआ और कभी ना बदलने वाला, जिस पर मैं अनजाने में सिर झुकाकर मुस्कुरा देती हूँ। तभी शेन यानजो अचानक बोलते बोलते रुक जाता है। वो चुपके से मेरी तरफ देखता है, फिर पूछता है, क्या कोई क्लॉज अभी भी क्लियर नहीं है? मैं तुरंत संभल कर कहती हूँ, नहीं, आपने बहुत डिटेल में समझाया। जिस पर वो सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, फिर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट चीफ एडिटर को दे देता हूँ, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। जैसे ही बाकी लोग बाहर जाते हैं, मीटिंग रूम फिर से शांत हो जाता है। कुछ देर बाद शेन यानजो धीरे से पूछता है, कुछ दिन पहले तुम अचानक वहां से क्यों चली गई थी? फिर वो तुरंत जोड़ता है, क्लास मॉनिटर ने मुझसे पूछने को कहा था, कहीं तुम्हें वहां अनकंफर्टेबल तो नहीं लगा? मैं जल्दी से जवाब देती हूँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मुझे अचानक जरूरी काम आ गया था। शेन यानजो हल्का सा सिर हिलाता है, और फिर हमारे बीच एक बार फिर वही अजीब सी चुप्पी फैल जाती है। कुछ पल बाद वो धीरे से कहता है, आज सच में तुम्हारा धन्यवाद। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आती है। मैंने अब तक ध्यान ही नहीं दिया था कि लॉयर शेन का नाम और मेरी नॉवेल के मेल लीड का नाम लगभग एक जैसा सुनाई देता है, जिस पर मेरा दिल अचानक कस जाता है। तभी शेन यानजो अचानक मेरी तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी मुझसे कुछ कहना है? मैं घबराकर तुरंत कहती हूँ, चलो ऑफिस चलते हैं। उस दिन
दिन मीटिंग खत्म होने के बाद शेन यानजो कहता है, अगली बार मैं तुम्हें खाने पर इनवाइट करूंगा। मैं अनजाने में पूछ बैठती हूँ, अगली बार कब? लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगता है मैं तुरंत स्क्रीन राइटर को पकड़कर वहां से निकल जाती हूँ, जिस पर शेन यानजो चुपचाप अपने होंठ भींच लेता है और उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आती है। दूसरी तरफ स्क्रीन राइटर अचानक मुझसे पूछता है, मियां सच सच बताओ, क्या तुम पहले से लॉयर शेन को जानती थी? फिर वो आगे कहता है, मुझे काफी पहले से कुछ अजीब लग रहा था। मैं धीरे से जवाब देती हूँ, हम हाई स्कूल क्लासमेट्स थे। जिस पर वो तुरंत बोल पड़ता है, तुमने खुद कहा था ना कि ये नॉवेल तुम्हारे रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, तो इसका मतलब लॉयर शेन ही वो इंसान है जिससे तुम चुपचाप प्यार करती थी? मैं आखिरकार धीरे से सिर हिला देती हूँ, लेकिन वो फिर गंभीर होकर कहता है, क्या तुम सच में ये बात पूरी जिंदगी उससे छुपाने वाली हो सकता है वो नॉवेल ना पढ़े, लेकिन जब फिल्म रिलीज होगी तब उसे सब पता चल जाएगा। मुझे लगता है किसी और से सुनने से बेहतर होगा कि तुम खुद उसे सब बता दो। मैं चुपचाप नजरें में नीचे कर लेती हूँ, फिर धीरे से कहती हूँ, मैं मौका देखकर उसे बता दूंगी। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग संडे के दिन तय होती है। उस दिन मैं मीटिंग रूम पहुंचती हूँ तो देखती हूँ कि शेन यानजो पहले से वहां मौजूद था। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहती हूँ, तुम तो काफी जल्दी आ गए। लेकिन पूरे मीटिंग रूम में उस वक्त सिर्फ हम दोनों ही मौजूद थे, जिस पर शेन यानजो बस हल्का सा हम कहता है और फिर चुप हो जाता है। मैं होंठ भींचकर नीचे देखती हूँ और फोन निकालने ही वाली होती हूँ कि तभी शेन यानजो अचानक मेरी नॉवेल उठाकर कहता है, तुम्हारी ये नॉवेल। मैं एकदम चौंक कर उसकी तरफ देखती हूँ, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और कोई आवाज देता है, चेंग मियन-वे डायरेक्टर आ गए। जिस पर मेरे अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती है। मैं तुरंत मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगती हूँ। तभी हाकांग थाम अंदर आते ही मुस्कुराकर कहता है, चेंग मियन-वे, ये कैसी नजरों से देख रही हो? मुझे देखकर खुश नहीं हुई क्या? मैं जल्दी से संभल कर कहती हूँ, अरे नहीं नहीं, आओ बैठो यहाँ। फिर हाकांग थाम बैठते हुए शेन यानजो की तरफ देखकर पूछता है, तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो क्या? जिस पर शेन यानजो शांत रहता है और मैं जवाब देने से पहले ही हाकांग थाम मेरी तरफ देखकर कहता है, वैसे चेंग मियन-वे, बाद में तुम्हारा कोई काम तो नहीं है? मैं सिर हिलाकर कहती हूँ, नहीं। जिस पर वो तुरंत बोलता है, अच्छा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद तुम मेरे साथ चलना। मैं पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों, लेकिन ना जाने क्यों आखिर में बस चुपचाप सिर हिला देती हूँ। यह सब देखकर शेन यानजो चुपचाप अपनी मुट्ठियां कस लेता है। फिर वो धीमे से पूछता है, अभी तुम क्या कहने वाली थी? लेकिन अगले ही पल वो खुद ही सिर हिलाकर कहता है, छोड़ो कुछ नहीं। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हाकांग थाम मुस्कुराकर कहता है, चलो अब वीचैट ऐड कर लेते हैं, आगे काम में कॉन्टैक्ट करना आसान रहेगा। मैं भी हल्का मुस्कुराकर जवाब देती हूँ, ठीक है। वीचैट ऐड करने के बाद मैं हाकांग थाम के साथ मीटिंग रूम से बाहर निकल जाती हूँ। बाहर आते ही वो अचानक मेरी तरफ मुड़कर कहता है, चेंग मियन-वे, आखिर तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है? या फिर तुम जानबूझकर मुझसे दूर भाग रही थी? मैं पूरी तरह चौंक जाती हूँ। जिस पर वो हल्की नाराजगी के साथ आगे कहता है, पहले खुद तुमने कहा था कि जब भी बीजिंग आओगी जरूर मुझसे मिलोगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पहली मुलाकात के बाद तुमने ना जाने कितनी बार मुझे इग्नोर किया। मैं तुरंत सफाई देती हूँ, लेकिन तुमने भी तो मुझे कभी खुद से बुलाया नहीं, मुझे लगा तुम बिजी हो। जिस पर हाकांग थाम हंसते हुए कहता है, तो आखिर किसने किससे दूरी बनाई? फिर वो अचानक सीरियस होकर कहता है, जिस दिन मुझे अवार्ड मिला था मेरा फोन कंग्रेचुलेशंस मैसेजेस से भर गया था, लेकिन तुमने क्या किया? बस एक छोटा सा कंग्रेट्स भेजा और उसके बाद गायब हो गई। उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में टिक जाती हैं। तुम आखिर डर किस बात से रही थी? इस बात से कि अवार्ड जीतने के बाद मैं बदल जाऊंगा। वो कुछ पल रुकता है, फिर धीमे से कहता है, अगर इस बार मैं खुद तुम्हारे पास कोलैबोरेशन के लिए ना आता तो क्या तुम जिंदगी भर मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं करती? उसकी इतनी सीधी बात सुनकर मैं पूरी तरह चुप हो जाती हूँ। फिर मैं ध्यान से उसकी आंखों में देखती हूँ। उन डार्क आइज में आज भी वही पुराना कॉन्फिडेंस चमक रहा था। वो अब भी वही लड़का था जो पहले एक्स्ट्रा आर्टिस्ट्स के लिए पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता था। वही दोस्त जो लाखों की वॉच पहनने के बाद भी मेरे साथ सस्ते लंच बॉक्स को लेकर कंप्लेंट करता था और टाइमिंग देखकर जल्दी जल्दी खाना लेने भागता था। यह सोचते ही मैं अचानक हंस पड़ती हूँ। फिर मैं दोनों हाथ जोड़कर कहती हूँ, ठीक है, बड़ी गलती हो गई मुझसे, इस बार माफ कर दो। जिस पर हाकांग थाम मुस्कुराकर कहता है, अगर सच में सॉरी हो तो मेरी फिल्म की स्क्रीन राइटर बन जाओ। आखिर ओरिजिनल ऑथर से बेहतर स्क्रिप्ट कौन लिखेगा? मैं बिना सोचे तुरंत जवाब देती हूँ, ठीक है, मैं करूंगी। वीकेंड के दिन मौसम काफी अच्छा था, जिस पर हाकांग थाम पूरी फिल्म टीम को पास के कैंपिंग एरिया में पिकनिक के लिए बुलाता है। मैं वहां पहुंचते ही देखती हूँ कि हाकांग थाम सनग्लासेस पहनकर एक चेयर पर आराम से लेटा हुआ था, बिल्कुल किसी रिच बॉस की तरह। और दूसरी तरफ शेन यानजो बिल्कुल सिंपल क्लॉथ्स पहनकर चुपचाप बीबीक्यू ग्रिल के पास काम कर रहा था। मैं हैरानी से एडिटर की तरफ देखकर पूछती हूँ, शेन यानजो यहाँ कैसे? जिस पर एडिटर मुस्कुराकर कहता है, कल मेरी उससे अचानक मुलाकात हो गई थी तो मैंने बस कैजुअल तरीके से पूछ लिया। मुझे लगा इतना बड़ा लॉयर बिजी होगा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि तुम भी आ रही हो वो तुरंत मान गया। फिर वो शरारती स्माइल के साथ कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा वन साइडेड लव असल में वन साइडेड था ही नहीं? मेरा दिल अचानक कस जाता है। मैं कुछ बोलने ही वाली होती हूँ कि तभी टेंट से सुवंकन बाहर निकलती है। मैं तुरंत उसकी तरफ इशारा करके कहती हूँ, देखा, वो सुवनहन है, शेन यानजो की गर्लफ्रेंड, इसलिए मेरे लिए मैच मेकिंग करना बंद करो। दूसरों का रिलेशनशिप तोड़ने पर पाप लगता है। यह कहकर मैं जाकर हाकांग थाम के पास बैठ जाती हूँ। जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब हाकांग थाम सबसे एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवाता है। फिर वो हंसते हुए कहता है, आज की गैदरिंग बस फ्यूचर वर्क के लिए है, इसलिए पहले सब एक दूसरे से फ्रेंडली हो जाओ, ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तभी कोई सजेशन देता है, चलो ट्रुथ ऑन डेयर खेलते हैं, आइस ब्रेकिंग भी हो जाएगी। सब लोग तुरंत मान जाते हैं। कुछ राउंड्स के बाद माहौल काफी ज्यादा फन हो जाता है, लेकिन तभी टर्न शेन यानजो पर आ जाती है और वो बिल्कुल काम तरीके से पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। कोई भी उससे क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी शांत लेकिन शार्प पर्सनैलिटी लोगों को थोड़ा नर्वस कर देती थी। मैं माहौल संभालने के लिए कुछ बोलने ही वाली होती हूँ कि तभी किसी ने अचानक पूछ लिया, यहाँ मौजूद लोगों में क्या कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो? ये सवाल सुनते ही पूरा माहौल अचानक शांत हो जाता है। शेन यानजो हल्का सा भौहें सिकोड़ता है, फिर शांत आवाज में कहता है, हाँ, यहाँ एक इंसान है जिसे मैं पसंद करता हूँ। उसकी नजरें पूरे समय सामने की तरफ ही रहती हैं और उसके बगल में बैठी सुवंकन शर्म से नजरें झुका लेती हैं। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही एक दूसरे के दिल की बात जानते हों। जिस पर कोई जल्दी से माहौल बदलते हुए कहता है, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन। कुछ देर बाद मैं उठकर पास वाले वॉशरूम की तरफ चली जाती हूँ, लेकिन सुवंकन भी मेरे पीछे आ जाती है। फिर वो अचानक कहती है, सिस्टर नियमवी, हम बेस्ट फ्रेंड्स है ना? मैं चुप रह जाती हूँ। शायद पहले थे, लेकिन अब क्या हम सच में अभी भी फ्रेंड्स कहलाते हैं? तभी वो सीधे मेरी आंखों में देखकर कहती है, मुझे शेन यानजो पसंद है। ये बात मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ और आज फिर कह रही हूँ। फिर वो धीरे लेकिन साफ आवाज में कहती है, अगर तुम अभी भी मुझे फ्रेंड मानती हो तो उससे थोड़ा दूर रहो। उसकी बात सुनते ही मेरा शरीर हल्का सा जम जाता है और तभी मुझे ग्रेजुएशन से एक रात पहले की बात याद आती है।
है। उस रात शेन यानझो ने मुझे मैसेज किया था कि उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। उस वक्त हम दोनों काफी समय से ठीक से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि सु वंकन और शेन यानझो के प्रॉमिस के बारे में जानने के बाद मैंने खुद ही उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन उसका मैसेज देखते ही मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं तुरंत टीचिंग बिल्डिंग के पीछे भागी और वहां पहुंचते ही मैंने शेन यानझो को पेड़ के नीचे खड़ा देख लिया था। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास जाने वाली थी, सु वंकन अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उस वक्त भी वो बिल्कुल आज जैसी स्माइल के साथ बोली थी, चेंग नियन वेई, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। फिर उसने शर्माते हुए कहा था, किसी ने मुझे बताया कि शेन यानझो आज रात मुझे कन्फेस करने वाला है। वो हर जगह जाकर मेरी पसंद नापसंद पूछ रहा है। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, अगर वो बाद में तुमसे कुछ पूछे तो उसे जरूर बताना कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। उस पल मैं पूरी तरह जम गई थी। मेरे अंदर की सारी उम्मीदें उसी वक्त ठंडी पड़ गई थी। जब सु वंकन वहां से चली गई, तब मैंने दूर खड़े शेन यानझो को देखा। वो नीचे सिर झुकाकर अपना फोन देख रहा था और अगले ही पल मेरे फोन पर उसका मैसेज आया। मेरी आंखें लाल हो गई थी, लेकिन मैं उसी पल पीछे मुड़कर वहां से चली गई, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से शेन यानझो को किसी और तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं रखती थी। इसलिए आखिर में मैं बस उसे एक सॉरी मैसेज भेज पाई कि मैं वहां नहीं आ सकती। शुरू से आखिर तक मैं हमेशा एक डरपोक इंसान ही रही। उस वक्त भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर शेन यानझो का एक्सप्रेशन देख पाती जब उसने मेरा मैसेज पढ़ा होगा। और आज भी मैं सुवर्ण की बात का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर मैं धीरे से उसकी तरफ देखकर कहती हूँ, और मेरा क्या, तुम्हारी फीलिंग्स हैं तो क्या मेरी फीलिंग्स कुछ भी नहीं। मैं हल्का कांपते हुए आगे कहती हूँ, मैंने उससे दूर जाने की पूरी कोशिश की थी। मैंने जानबूझकर नानजिंग यूनिवर्सिटी चुनी और अगले पूरे 10 साल तक मैंने अब दोबारा कभी पीछे मुड़कर शेन यानझो को देखने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि मैं उससे उसकी कोई खबर तक पूछने की हिम्मत नहीं करती थी। मैंने अपनी इस फीलिंग को बहुत गहराई से छुपा कर रखा था। किसी को भी नहीं पता था कि मैंने भी कभी किसी को इतनी गहराई से प्यार किया था। सुवंकन, तुम्हें ये सब बातें कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी भी तुम दोनों के बीच आने के बारे में नहीं सोचा था, पहले भी नहीं और अब भी नहीं। जैसे ही मैं ये कहकर मुड़ती हूँ, उसी पल मेरी नजर एक गहरी आंखों वाली निगाह से टकराती है, जिस पर मैं देखती हूँ कि शेन यानझो पता नहीं कब से वहां खड़ा था और ये भी नहीं पता कि उसने हमारी कितनी बातें सुन ली थी। वो बस वहीं खड़ा रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल के उन 3 सालों में, जहाँ वो हमेशा चुपचाप मेरे दिल के एक कोने में बसा रहता था। यह देखकर अचानक मुझे सांस लेना तक भारी लगने लगता है, जिस पर शेन यानझो धीरे से बोलता है, लेकिन मैं बिना रुके वहां से मुड़कर चली जाती हूँ, जैसे मैंने उसे देखा ही ना हो। उसने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं उसे इस तरह इग्नोर कर दूंगी, जिस पर उसका दिल अंदर से अजीब तरीके से भारी हो जाता है। इसके बाद वो किसी से पूछता है, तुम अभी चेन नियानवेई से क्या बात कर रही थी, जिसके जवाब में सामने से आवाज आती है। मैंने उससे पूछा था कि उसे शिया जिंगचे कैसा लगता है, और उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो बचपन से ही उसे काफी पसंद करती है। वैसे भी उसे हमेशा से एनर्जेटिक और आउटगोइंग लड़के पसंद थे, बिल्कुल शिया जिंगचे जैसे। यह सुनते ही शेन यानझो का दिल और ज्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि उसे अचानक वो पुराना दिन याद आने लगता है जब उसने चेन नियानवेई को प्रपोज करने का फैसला किया था। उस दिन उसने उसे मिलने बुलाया था, लेकिन चेन नियानवेई आई ही नहीं। उल्टा सबके सामने सुवान खान ने उसे प्रपोज कर दिया था। शेन यानझो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जिस पर उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया था, सॉरी लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूँ, और वो चेंग नियानवेई है। इसके बाद सुवान खान उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जिस पर शेन यानझो थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, अगर वो खुश रहेगी तो मुझे भी खुशी होगी। तो उसे किस तरह के लड़के पसंद है? उसे लाइवली, आउटगोइंग और बास्केटबॉल खेलने वाले लड़के पसंद है। यह सुनकर शेन यानझो पूरी तरह चुप हो जाता है, क्योंकि उन क्वालिटीज में से एक भी उसके अंदर नहीं थी। जिस पर उसे लगने लगता है कि शायद यही वजह थी कि चेंग नियानवेई हमेशा सबसे इतनी वार्मली बात करती थी, लेकिन सिर्फ उसके साथ ही दूरी बनाकर रखती थी, क्योंकि उसे शायद उसके जैसे लड़के पसंद ही नहीं थे। उस वक्त शेन यानझो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ था, और फिर उस इंसिडेंट के बाद उसने नोटिस किया कि चेंग नियानवे जानबूझकर उससे बचने लगी थी। यह सब देखकर वो और ज्यादा टूटने लगता है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन भी डिसाइड किया कि वो प्रपोज जरूर करेगा, और ये बात उसने सिर्फ सुवंकान को बताई थी, क्योंकि वो चेंग नियानवे की सबसे करीबी दोस्त थी। लेकिन उस दिन भी वो चेंग नियानवे का इंतजार करता रह गया। इसके बाद समय बहुत तेजी से गुजरता गया। ग्रेजुएशन हुई, फिर कॉलेज, फिर काम। लेकिन इन सब सालों में वो दोबारा कभी चेंग नियानवे से नहीं मिला, जिस पर उसे लगने लगा था कि शायद वो इस प्यार को धीरे धीरे भूल चुका है। लेकिन फिर एक दिन जब वो अपने होम टाउन में एक शादी अटेंड करने वापस आया, तभी भीड़ के बीच उसकी नजर पहली बार फिर से चेंग नियानवे पर पड़ती है, और उसी पल उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जिस पर उसे एहसास होता है कि वो आज भी चेंग नियानवे से उतना ही प्यार करता है। पूरे 10 साल बाद भी उसका प्यार बिल्कुल पहले जैसा ही था। शेन यानझो ने सोचा था कि 10 साल गुजरने के बाद सुवंकान की ये बातें सुनकर शायद उसे अब फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो गलत था। उसका दिल अभी भी अंदर से दर्द करता रहता है, जैसे कोई चीज उसे लगातार जकड़ रही हो और वो ठीक से सांस भी ना ले पा रहा हो, जिस पर वो बिना सुवंकन की तरफ दोबारा देखे वहां से मुड़कर चला जाता है। और जैसे ही वो जाता है, सुवंकन के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा पड़ जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डार्क इमोशन दिखाई देने लगता है। इसके बाद मैं चुपचाप वापस कैंपिंग एरिया में लौट आती हूँ। जैसे ही मैं बैठती हूँ, शिया जिंगचे तुरंत बोल पड़ता है, बाथरूम गई थी क्या इतनी देर? लेकिन मैं उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर देती हूँ। इसके बाद मैं सामने रखी वाइन की बोतल उठाती हूँ और सीधे अंधेरे की तरफ चली जाती हूँ। यह देखकर शिया जिंगचे के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है, और वो भी तुरंत मेरे पीछे आ जाता है। अगर शराब पीकर दुख भूलना है तो कम से कम सही जगह तो चुनो, ये कोई बार नहीं है। अगर तुम नशे में गिर गई तो तुम्हें घर कौन लेकर जाएगा? जिस पर मैं अचानक उससे पूछ बैठती हूँ, क्या तुमने कभी किसी से वन साइडेड लव किया है? यह सुनकर शिया जिंगचे कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर कैजुअली बोलता है, मेरे लुक्स के साथ किसी से वन साइडेड लव करना काफी मुश्किल है। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर भरे इमोशंस अचानक अटक जाते हैं, जिस पर मैं मौका देखकर उसके हाथ से वाइन ग्लास छीन लेती हूँ और एक बड़ा घूंट पी जाती हूँ। शिया जिंगचन 2 बार होंठ दबाता है, फिर पूछता है, तुम उस लॉयर को पसंद करती हो? सही कहा ना मैंने? तुम्हें कैसे पता? मैं फिल्म मेकर हूँ, तुम्हारी नजरें जिस तरह उसे देखती हैं वो मैं एक नजर में समझ जाता हूँ। यह सुनकर मैं धीरे से बोलती हूँ, मैंने उसे बहुत सालों से प्यार किया है, मैंने कभी किसी को इतना पसंद नहीं किया। जिस पर वो पूछता है, फिर तुम दोनों साथ क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करता है जो आज उसके साथ आई थी, सुवंकन। हाँ। ये सुनकर शिया जिंगचे हल्का सा हंसता है, तो क्या हुआ अगर वो उसे पसंद करता है? अभी उनकी शादी थोड़ी हुई है, तुम अपने दिल की बात बोल क्यों नहीं देती? क्या यहाँ छुपकर शराब पीने से सब ठीक हो जाएगा? जिस पर मैं उसे घूरते हुए
बोलती हूँ, तुम मुझे क्या किसी का प्यार चुराने वाली लड़की बनाना चाहते हो? अब श्रेया जिंगचे भी परेशान होने लगता है। ठीक है मत रो, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। जिस पर अचानक श्रेया जिंगचे का पूरा शरीर स्टिफ हो जाता है। अगले ही पल वो सिर उठाता है और उसकी नजर शेन यानझो से टकराती है। एक ऐसी नजर जो बेहद ठंडी और डरावनी लग रही थी। श्रेया जिंगचे कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, फिर हल्का मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम्हारा और शेन यानझो का साथ होना लिखा ही नहीं है तो क्या तुम किसी और को पसंद करने की कोशिश करोगी? ये कहते वक्त उसका खुद का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है उसे पता चलता है कि चेंग 99 तो कब की उसकी बाहों में सो चुकी थी। यह देखकर वो हेल्पलेस होकर हल्का सा मुस्कुराता है, फिर उस जगह की तरफ देखता है जहां अब भी कुछ देर पहले शेन यानझो खड़ा था, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। जिस पर वो मन ही मन सोचता है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या इसे विलन वाला रोल माना जाएगा? लेकिन फेयर कंपटीशन में थोड़ी ट्रिक्स तो चलती हैं। अगले दिन घर लौटने के बाद मैं काफी देर तक फोन हाथ में लिए बैठी रहती हूँ। मैं शेन यानझो को मैसेज भेजना चाहती थी, लेकिन मेरी उंगली सेंड बटन पर जाकर रुक जाती है। आखिर में मैं वो सारे वर्ड्स एक एक करके डिलीट कर देती हूँ। अगर उसने सु वनखन की बातें सुन ली होंगी तो अभी मैसेज भेजना खुद की इंसल्ट करवाने जैसा होगा, और अगर उसने कुछ नहीं सुना तो हमारे बीच काम के अलावा किसी और रिलेशन की जरूरत भी नहीं थी। जिस पर आखिर वो मैसेज कभी सेंड ही नहीं होता। एक महीने बाद क्रू आउटडोर शूटिंग के लिए कंट्री साइड पहुंचता है। उस दिन मैं टेम्पररी रेस्ट एरिया में बैठकर स्क्रिप्ट रिवाइज कर रही थी। तभी पता चलता है कि हीरोइन का स्कार्फ बस में छूट गया है। क्योंकि सबको डर था कि श्रेया जिंगचे गुस्सा हो जाएगा, इसलिए मैंने खुद वो काम करने का फैसला किया। लेकिन वापस लौटते वक्त अचानक एक घबराई हुई माउंटेन गोट मेरी तरफ भागती हुई आती है, जिस पर उसे बचाने के चक्कर में मेरा पैर फिसल जाता है और मैं सीधे पहाड़ी रास्ते से नीचे लुढ़क जाती हूँ। उसी समय शेन यानझो पब्लिशिंग हाउस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, जिस पर वो अनजाने डर के साथ अपने सीने पर हाथ रखता है, जैसे उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। लेकिन उसके दिल में उठ रही वो बेचैनी किसी भी तरह खत्म नहीं होती। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही शेन यानझो पब्लिशिंग हाउस से बाहर निकलता है, तभी उसे खबर मिलती है कि चेंग 99 फिल्म सेट से गायब हो गई है। यह सुनते ही उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है, जिस पर वो बिना कुछ सोचे तेजी से बाहर की तरफ भागता है। उधर धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी। मैं दर्द से कराहते हुए होश में आती हूँ। जैसे ही मुझे एहसास होता है कि मैं एक खड़ी ढलान के नीचे घास और झाड़ियों के बीच पड़ी हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर बैठती हूँ। हल्की सी रोशनी के सहारे मैं अपने घाव देखने लगती हूँ। मेरा दायां पैर बुरी तरह सूज चुका था। सिर्फ हल्का सा हिलाने पर भी ऐसा दर्द होता है जैसे हड्डियां टूट रही हों। जिस पर मैं पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पैर में उठता दर्द तुरंत मुझे पसीने से भिगो देता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब मैं ऊपर नहीं चढ़ पाती तो आखिरकार हार मानकर वहीं पत्थर के सहारे बैठ जाती हूँ। ठंडी हवा में मैं अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेती हूँ और किसी मदद का इंतजार करने लगती हूँ, जो आएगी भी या नहीं इसका मुझे खुद नहीं पता था। धीरे धीरे मेरी कॉन्शियसनेस धुंधली पड़ने लगती है। उधर श्रेया जिंगचे को रिपोर्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा था, जिस पर शेन यानझो खुद लोगों को लेकर उस छोटे रास्ते पर निकल पड़ता है और हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से सर्च करने लगता है। समय लगातार गुजरता जाता है और आखिर में वहां सिर्फ वही अकेला बचता है। तभी अचानक सड़क किनारे से एक शीप दौड़ती हुई निकलती है। यह देखकर शेन यानझो एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में अचानक कुछ क्लिक होता है, जिस पर वो तुरंत सड़क किनारे फैले उस घने जंगल की तरफ देखने लगता है, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अचानक एहसास होता है कि शायद उसे पता चल गया है कि चेंग 99 कहाँ हो सकती है। इसके बाद वो बिना एक पल गंवाए तेजी से नीचे उतरने लगता है। रास्ते में पेड़ों की टहनियां उसके शरीर को कई जगह काट देती हैं, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। वो बस लगातार उसका नाम पुकारता रहता है, 99 99। कुछ देर बाद शेन यानझो लड़खड़ाते हुए मेरे पास पहुंचता है। उसके कांपते हाथ धीरे से मेरी गर्दन की पल्स चेक करते हैं और जैसे ही उसे मेरी हल्की सी धड़कन महसूस होती है, वो पूरी तरह थककर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। 99, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो तुरंत लोकेशन भेजकर बाकी लोगों को खबर करता है और फिर बहुत संभाल कर मुझे अपनी पीठ पर उठा लेता है। कई घंटों तक लगातार सर्च करने की वजह से उसकी सारी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। हर कदम उसके लिए बेहद भारी होता जा रहा था। उसकी शर्ट पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी और उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें सीसा भर गया हो, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उसे मुझे हर हाल में यहाँ से बाहर निकालना था। आखिरकार जब वो वापस उस छोटे रास्ते तक पहुंचता है, तब उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे देता है, जिस पर वो धीरे से मेरे पास गिर जाता है और मेरी तरफ गहराई से देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब मैं दोबारा होश में आती हूँ तो सबसे पहले मेरी नजर हॉस्पिटल की सफेद छत पर पड़ती है। सिर घुमाते ही मैं श्रेया जिंगचे को वहाँ खड़ा देखती हूँ। वो धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दी है, आराम करो। मैं मुश्किल से उठकर बैठती हूँ, तुम्हें परेशानी हुई, सॉरी। लेकिन श्रेया जिंगचे कुछ नहीं बोलता। कुछ देर तक कमरे में चुप्पी छाई रहती है, फिर वो अचानक बोल पड़ता है, तुम्हें ढूंढने वाला मैं नहीं था, वो शेन यानझो था। उसने तुम्हें 2 घंटे तक ढूंढा, फिर तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर उस खड़ी ढलान से ऊपर लाया और जैसे ही बाहर पहुंचा वो खुद थक कर बेहोश हो गया। यह सुनते ही मैं तुरंत कंबल हटाकर बाहर की तरफ भागती हूँ। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, चेंग 99, क्या तुम्हें दूसरों के रिश्ते में बीच में आकर बहुत मजा आता है? जिस पर मैं रुक जाती हूँ। तुम्हारे अंदर जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मैं धीरे से जवाब देती हूँ, नहीं है। तुम आखिर कब तक शेन यानझो के पीछे पड़ी रहोगी? अगर तुम्हारी वजह ना होती तो वो घायल भी नहीं होता। अपनी बेस्ट फ्रेंड के पसंद के आदमी को पसंद करना तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? उसके हर शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभते जाते हैं, जिस पर मेरा चेहरा पूरी तरह पीला पड़ जाता है। तभी अचानक किसी की ठंडी आवाज सुनाई देती है, बेहतर होगा तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। जिस पर वो लड़की गुस्से से बोलती है, चेंग 99 सच में काफी चालाक है, कितने आदमी उसके लिए खड़े हो जाते हैं, फिर भी ये शेन यानझो को छोड़ती ही नहीं। बस करो। मैं अचानक उसे रोक देती हूँ, तुम्हें सुवंकन की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, वो गलत बोल रही है। लेकिन मैं धीरे से सिर हिलाती हूँ, नहीं, वो सही कह रही है, ये सब बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे बहुत पहले ही शेन यानझो से साफ दूरी बना लेनी चाहिए थी। इतने में शेन यानझो वहाँ पहुंच जाता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पर मैं उसकी तरफ देखते हुए बोलती हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। अगर तुम मुझे वहाँ से नहीं बचाते तो शायद मैं मर जाती। शेन यानझो हल्का सा नजरें झुकाकर बोलता है, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस जो करना चाहिए था वो किया हम। इसके बाद दोनों के बीच फिर से खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद वो बोलने ही वाला था, जब तुम ठीक हो जाओगी तब, लेकिन मैं अचानक उसे बीच में रोक देती हूँ। शेन यानझो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? मैं गहरी सांस लेते हुए बोलती हूँ, असल में मैं तुम्हें पसंद करती थी। यह सुनते ही वो चौंक जाता है। पसंद करती थी? हाँ, शायद इसी वजह से जब हम दोबारा मिले तो कई बार मुझे समझ ही नहीं आया कि अभी 2025 चल रहा है या
2015। मुझे ये भी समझ नहीं आता था कि मेरे सामने खड़ा इंसान 18 साल का शेन यानझो है या 28 साल का, लेकिन अब मैंने सब समझ लिया है। पास्ट आखिर पास्ट ही होता है, उसे प्रेजेंट पर असर नहीं डालना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये तुम्हारे लिए अनफेयर होगा, इसलिए चलो सिर्फ दोस्त बनकर रहते हैं। यह सुनकर कमरे में लंबी चुप्पी छा जाती है। काफी देर बाद शेन यानझो भारी आवाज में पूछता है, सिर्फ दोस्त? मैं हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देती हूँ। हाँ सिर्फ दोस्त। ठीक है तो दोस्त। इसके बाद मैं धीरे से उठती हूँ। अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और हाँ, मेरी नॉवेल में तुम्हारे बारे में लिखा गया था, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे बदल दूंगी। तुम्हारी पहचान सामने नहीं आने दूंगी। यह सुनकर शेन यानझो बस चुपचाप मुझे देखता रहता है। चेंग नियानवे, तुम्हारी फीलिंग्स के लिए थैंक यू। यह सुनते ही मैं अपने होंठ कसकर दबा लेती हूँ ताकि रोने की आवाज बाहर ना आए, और जैसे ही मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती हूँ, मेरे दिल पर रखा वो भारी पत्थर आखिरकार हट जाता है। यह सच में अच्छा था। 10 सालों से दिल में छुपी बातें आखिरकार मैं कह चुकी थी। शायद यही हमारा सबसे अच्छा एंडिंग था। कॉरिडोर के आखिर में खिड़की खुली हुई थी। हवा मेरे बालों को उड़ाती रहती है और मैं बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हूँ। उधर कमरे के अंदर शेन यानझो खिड़की के बाहर हिलते पेड़ों को देखता रहता है, जिस पर वो अपनी लाल हो चुकी आंखें धीरे से बंद कर लेता है। उसका वन साइडेड लव आखिरकार यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। इसके बाद मूवी रिलीज होती है और पहले ही हफ्ते उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और पॉपुलैरिटी उम्मीद से कहीं ज्यादा निकलती है। ओरिजिनल ऑथर और स्क्रीन राइटर होने की वजह से मुझे लगातार इंटरव्यूज और इवेंट्स के इन्विटेशंस मिलने लगते हैं, लेकिन मैं उन सबको पोलाइटली मना कर देती हूँ। मैं खुद को बीजिंग वाले अपार्टमेंट में बंद कर लेती हूँ और घंटों कंप्यूटर स्क्रीन को ब्लैंक होकर देखती रहती हूँ। खिड़की के बाहर राजधानी की चमकती रात दिखाई देती है। रोशनी लगातार जगमगा रही थी, सड़कें गाड़ियों से भरी थी, लेकिन मेरा दिल अंदर से और ज्यादा खाली होता जा रहा था। जिस पर मैं फोन उठाकर उस फेमिलियर चैट बॉक्स को खोलती हूँ। मेरे और शेन यानझो के बीच आखिरी मैसेज आधा साल पहले का था। मैं गहरी सांस लेकर फोन बंद कर देती हूँ और खुद को फिर से काम में डुबो देती हूँ। उसी समय शेन यानझो के सामने कॉफी टेबल पर वो नॉवल रखी होती है जिसे वो पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका था। उसके पास ही मूवी का प्रमोशनल पोस्टर भी पड़ा था। वो फिल्म को 3 बार देख चुका था और हर बार जब भी वो मेल लीड का बदला हुआ नाम देखता, उसके दिल में हल्का सा दर्द उठता रहता। यही वो बात थी जिसके बारे में चेन 99 ने कहा था कि वो उस पर असर नहीं पड़ने देगी। उसने नॉवेल में मेल लीड का नाम पूरी तरह बदल दिया था। स्टोरी के हर उस डिटेल को मिटा दिया गया था जिससे उसकी पहचान सामने आ सकती थी, जैसे वो इस मौके का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए उसे अलविदा कहना चाहती हो। शेन यानझो काफी देर तक सोफा पर लेटा रहता है, जिसके बाद वह एक लंबी सांस छोड़ता है। तभी उसके बेस्ट फ्रेंड का फोन आता है। शेन यानझो, तुमने वो मूवी देखी? देख ली? फिर कुछ कहना नहीं है? जिस पर सामने वाला हैरानी से कहता है, मुझे यकीन नहीं होता तुम इतना सब देखने के बाद भी ऐसे शांत बैठ सकते हो। कहने को कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका है। यह सुनकर उसका दोस्त फिर बोलता है, शेन यानझो, लड़का अनमैरिड, लड़की भी सिंगल, आखिर तुम डर किस बात से रहे हो? जिस पर शेन यानझो धीमे स्वर में कहता है, मुझे डर है अगर मैंने सच बोल दिया तो शायद हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर नहीं बोला तो हम जिंदगी भर सिर्फ दोस्त बनकर रह जाएंगे। तो क्या तुम सच में इससे संतुष्ट हो? फोन कटने के बाद शेन यानझो किताब के उस नाम को हल्के से छूता है जिसे बदला गया था, जिस पर उसे चेंग नियानवी की वो लाल आंखें याद आने लगती हैं जब उसने फ्रेंडशिप की बात की थी। फिर हॉस्पिटल रूम के बाहर कांपती हुई उसकी पीठ याद आती है। 10 साल बीत चुके थे। शेन यानझो को लगा था कि वह एक दूसरे को खो देने की आदत डाल चुका है, लेकिन मूवी में बदला हुआ नाम देखकर उसे एहसास होता है कि कुछ पछतावे वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि और ज्यादा दर्द देने लगते हैं। मुझे अंदर बुलाओगे नहीं? यह सुनकर मैं चौंक जाती हूँ। आप यहाँ कैसे? जिस पर शिया झिंगचे मुस्कुराते हुए अंदर आता है। हमारी महान स्क्रिप्ट राइटर से मिलने आया हूँ। देखना था कि कहीं फिर से रात भर काम तो नहीं कर रही। इसके बाद वह खाने का पैकेट आगे बढ़ाता है। तुम्हारे फेवरेट हॉनग कांग स्टाइल टी शॉप का लेट नाइट स्नैक लाया हूँ। उसकी नजर कमरे में घूमती है। तभी वह मेरी सूजी हुई आंखें और आंसुओं के निशान देख लेता है, जिस पर उसके चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ जाती है, लेकिन वह कुछ पूछता नहीं। थैंक्स। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह अचानक बोलता है, मूवी बहुत सक्सेसफुल रही, कंग्रेचुलेशंस। और इसके लिए आपको भी कंग्रेचुलेशंस। अगर आपने मुझे ये मौका नहीं दिया होता तो मुझे इतने सारे काम के ऑफर्स भी नहीं मिलते। जिस पर शिया झिंगचे काफी देर तक मुझे देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, अगर तुम सच में मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो मुझे तुम्हें परस्यू करने का मौका दे दो। यह सुनकर मैं पूरी तरह स्टन रह जाती हूँ। क्या नियानवी, हम काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। हैंगडियन में एक्स्ट्रा रोल करने से लेकर आज साथ में मूवी बनाने तक मुझे हमेशा लगा कि हम दोनों एक जैसे हैं। दोनों के अंदर खुद को साबित करने की आग है। वह आगे कहता है, मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ, लेकिन तुम्हें देखते देखते मेरी फीलिंग्स बदल गईं। मैं खुद को रोक नहीं पाया। जब तुम दुखी होती हो तो तुम्हें हंसाना चाहता हूँ, जब तुम्हें किसी और के करीब देखता हूँ तो अंदर से अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। जिस पर वह मेरी आंखों में देखते हुए कहता है, नैनवी, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें एक औरत की तरह पसंद करता हूँ। मैं उसे गंभीर नजरों से देखती रहती हूँ। मेरे दिल के अंदर सब कुछ उलझा हुआ था। शिया झिंगचे बहुत अच्छा इंसान था। वह ब्राइट था, टैलेंटेड था और हर चीज में परफेक्ट लगता था। अगर मेरे दिल में वो 10 साल पुराना वन साइड लव ना होता तो शायद मैं सच में उससे प्रभावित हो जाती, लेकिन जिंदगी में अगर और काश जैसी चीजें नहीं होती। जिस पर मैं धीरे से कहती हूँ, थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए और इतने समय तक मेरा ख्याल रखने के लिए भी, लेकिन फीलिंग्स को फोर्स नहीं किया जा सकता। शिया झिंगचे तुरंत पूछता है, क्या ये सब शेन यानझो की वजह से है? मैं इनकार नहीं करती। मेरा दिल बहुत छोटा है, उसमें एक इंसान के आने के बाद किसी और के लिए जगह नहीं बचती। भले ही शायद मैं और वो कभी साथ ना हो पाए, लेकिन मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती और न ही आपसे। यह सुनकर शिया झिंगचे काफी देर तक चुप रहता है, इतना कि मुझे लगने लगता है कि शायद वह गुस्सा होकर चला जाएगा, लेकिन फिर वह अचानक हंस देता है। ठीक है, समझ गया, मतलब मैं पॉलिटली रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद वह हल्के मजाक में कहता है, शायद मेरी गलती बस इतनी है कि मैं बहुत देर से आया, सॉरी। जिस पर वह तुरंत बोलता है, अरे इसमें सॉरी किस बात की, तुम बस मुझे पसंद नहीं करती, कोई मर्डर थोड़ी किया है। फिर वह खुद को संभालते हुए कहता है, मैं शिया झिंगचे हूँ, पकड़ना भी जानता हूँ और छोड़ना भी। कौन जाने कल से शायद मैं तुम्हें पसंद करना बंद भी कर दूं। इसके बाद वह खाने की तरफ इशारा करता है, स्नैक खाना मत भूलना, वेस्ट मत करना। दरवाजे तक पहुंचकर वह अचानक रुकता है। वैसे मैंने सुना है कि शेन यानझो अभी तक सिंगल है, उसका उस वान खान नाम की लड़की के साथ कभी कुछ था ही नहीं। यह कहकर वह चला जाता है और मैं वहीं खड़ी रह जाती हूँ। शुरुआती ऑटम में बीजिंग का मौसम ठंडा होने लगता है। एक दिन पब्लिशिंग हाउस के पास वाले कैफे में काफी समय बाद मेरी मुलाकात फिर से शेन यानझो से होती है। कुछ पल की ऑकवर्ड साइलेंस के बाद जैसे ही शेन यानझो कुछ कहने वाला होता है, तभी एक आवाज आती है, सारे प्रोसीजर्स पूरे हो गए,
चले। शिया जिंगचे मेरे पास आकर नेचुरली खड़ा हो जाता है, जिस पर मैं अनजाने में शेन यानझो की तरफ देखती हूँ और उसकी आंखों में अचानक उभरी उम्मीद को नोटिस कर लेती हूँ। मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन शब्द होठों तक आकर रुक जाते हैं। एक्सप्लेन क्या करूँ और किस हक से? इसके बाद मैं धीरे से कहती हूँ, चलते हैं। शेन यानझो वहीं खड़ा हमें जाते हुए देखता रहता है। हमारी साथ जाती हुई बैग्स उसकी आंखों में चुभने लगती हैं। शाम होते ही शेन यानझो अकेले अपने फेमिलियर बार में पहुंच जाता है। उसका दोस्त गुस्से में बोलता है, बस करो अब, पहले क्या कर रहे थे तुम? मैंने कहा था ना इतना कवर्ड मत बनो। अब देखो वो शिया जिंगचे के साथ चली गई, अब यहाँ बैठकर खुद को शराब में डुबोते रहो। जिस पर शेन यानझो कुछ नहीं कहता। वह बस सिर झुकाकर चुपचाप विस्की का ग्लास उठाता है और बाकी बची शराब एक ही सांस में खत्म कर देता है। जब सु वंकन को फोन मिलता है और वह वहां पहुंचती है तो उसके सामने एक ऐसा आदमी होता है जो एक लड़की के लिए खुद को पूरी तरह तोड़ चुका था। वह दर्द से पूछती है, क्या तुम उसे इतना पसंद करते हो, इतना कि तुम्हें अपने आसपास कोई और दिखता ही नहीं? जिस पर शेन यानझो बिना झिझक कहता है, हाँ, शायद उससे मिलने के बाद मेरे दिल में किसी और के लिए जगह बची ही नहीं। उसके अलावा मैं किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। ये शब्द सुरीटी वंकन के 10 साल पुराने सपनों को पूरी तरह तोड़ देते हैं। उसे एहसास होता है कि शुरू से ही ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें वह अकेली एक्टिंग कर रही थी। इसके बाद वह थके हुए स्वर में कहती है, जाओ चेंग नियानवी को वापस ले आओ। शेन यानझो दर्द भरी आवाज में कहता है, बहुत देर हो चुकी है, उसका बॉयफ्रेंड है। जिस पर सुवंकाहान अचानक सच बोल देती है, मैंने उससे झूठ कहा था, मैंने कहा था कि हम दोनों साथ हैं, इसलिए उसने खुद को पीछे खींच लिया। उसे कभी पता ही नहीं था कि तुम हमेशा उसी से प्यार करते थे। यह सुनते ही शेन यानझो की आंखें फैल जाती हैं। क्या कहा तुमने? मैंने फेक रिलेशनशिप का झूठ बोला था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी। उसका आखिरी आई एम सॉरी बहुत हल्का था, लेकिन वो सीधे शेन यानझो के दिल पर चोट करता है। एक पल में चेन नियानवी की सारी दूरी, उसका अवॉइड करना, सबकी वजह साफ हो जाती है। मैं और शिया जिंगचे अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे अलग होते हैं। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगती हूँ अचानक मेरे कदम रुक जाते हैं। दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो, क्योंकि सामने थोड़ी दूरी पर शेन यानझो खड़ा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह भागता हुआ यहाँ आया हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, सांसें तेज चल रही थी और हमेशा शांत रहने वाले उसके चेहरे पर पहली बार बेचैनी साफ दिख रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? जिस पर वह मेरी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या हम बात कर सकते हैं? इसके बाद शिया जिंगचे माहौल समझकर हल्का मुस्कुराता है, तुम दोनों बात करो, मैं चलता हूँ। और ये सब देखकर भी दिल में दर्द कम नहीं होता। हाँ कांग थाम के जाते ही मैं वापस मुड़कर शेन यानझो की तरफ देखती हूँ। आप क्या कहना चाहते थे? जिस पर वह बिना दिखे बोलता है, मैं सुवंकान के साथ नहीं हूँ। नहीं, सच तो ये है कि मैंने उसे कभी पसंद ही नहीं किया। हम दोनों सिर्फ दोस्त थे। दोस्त। उसके मुंह से निकले ये दो शब्द मेरे दिल में अजीब सी चुभन पैदा कर देते हैं। सुवंकन और वो सिर्फ दोस्त थे, और मैं भी तो उसकी सिर्फ दोस्त थी। फिर हमारे बीच आखिर फर्क क्या था? जिस पर मैं खुद को संभालते हुए पूछती हूँ, आप यहाँ सिर्फ ये बात कहने आए थे? नहीं। वह मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि चेंग नियानवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 10 साल पहले से करता हूँ और आज तक करता आ रहा हूँ। यह सुनते ही मेरी सांसें रुक सी जाती हैं। झूठ। जिस पर शेन यानझो तुरंत कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 10 साल पहले से मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता था, लेकिन मेरी इमोशंस पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। आंखों में भरे आंसू आखिरकार बहने लगते हैं। अब मैं इस बात को कैसे एक्सेप्ट करूं? मेरी आवाज कांपने लगती है। तो इसका मतलब हम दोनों हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते थे? फिर ये 10 साल आखिर थे क्या? शेन यानझो मुझे देखता रहता है, फिर धीरे धीरे मेरे बारे में बातें बताने लगता है। तुम्हें नूडल्स पसंद है? जबकि मुझे उनका टेस्ट हमेशा फीका लगता था, लेकिन क्योंकि तुम उस नूडल शॉप में जाती थी, इसलिए पूरे 3 साल मैं रोज लंबा रास्ता लेकर तुम्हारे पीछे वहां जाता था। तुम्हें बीफ नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हें लाल रंग पसंद है, इसलिए नहीं कि वो ब्राइट होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए पहला स्कार्फ लाल रंग का बुना था। तुम्हारा फेवरेट सिंगर यानगे है, उसकी लुक्स की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उसका चैरिटी सॉन्ग सुना था और तुम्हें लगा था कि उसका दिल बहुत अच्छा है। तुम वो ड्रामा सीरीज 5 बार से ज्यादा देख चुकी हो, और हर बार जब डुआन जिनवांग दूसरे इंसान को पहचानता है तब तुम रो पड़ती हो। वह मेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात बता रहा था, ऐसी बातें जिन्हें शायद मैं खुद भी भूल चुकी थी। जिस पर मैं पूरी तरह स्टंडन होकर उसे देखती रह जाती हूँ। फिर मैं कांपती आवाज में पूछती हूँ, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम साथ बीजिंग जाएंगे, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आए। यह सुनकर शेन यानझो की आंखों में दर्द उतर आता है। मेरे डैड ने सीक्रेटली मेरी चॉइस बदल दी थी। वो चाहते थे कि मैं लॉ पढ़ूं। उन्हें लगता था शंघाई में मेरा फ्यूचर बेहतर होगा। मुझे एडमिशन लेटर आने के बाद पता चला। वह आगे कहता है, और उस समय तुम मेरे साथ बहुत कोल्ड बिहेव कर रही थी। मुझे लगा तुम मुझे नफरत करती हो। तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। यहाँ तक कि 2 बार जब मैंने हिम्मत करके तुम्हें कन्फेस करना चाहा तब भी तुम नहीं आई। 2 बार। मैं हैरानी से उसे देखती हूँ। जिस पर वह धीरे से कहता है, पहली बार वीकेंड पर लाइब्रेरी बुलाया था, लेकिन तुमने कहा था कि टेस्ट की तैयारी करनी है। दूसरी बार ग्रेजुएशन से 1 रात पहले मैसेज किया था। मैंने कहा था कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पहले तुमने हाँ कहा था, लेकिन आखिर में तुम नहीं आई। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से कांप उठता है, क्योंकि मैंने सुवंकन को तुम्हें प्रपोज करते देखा था। मुझे लगा तुम मुझसे सिर्फ उसकी पसंद जानने के लिए मिलना चाहते थे। इसके आगे मैं बोल ही नहीं पाती। एक बेहद पेनफुल रियलाइजेशन मुझे अंदर से तोड़ने लगता है, जैसे कोई सुनामी मेरे सीने में उठ रही हो। सिर्फ एक छोटे से झूठ की वजह से हम दोनों 10 साल तक एक दूसरे को गलत समझते रहे। जिस पर मैं रोते हुए कहती हूँ, सॉरी, मैं बहुत बेवकूफ थी। मुझे पहले सच जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। लेकिन शेन यानझो सिर हिलाता है, नहीं, अगर 2 लोग सच में डेस्टाइनेड हो तो वो जल्दी या देर से जरूर मिलते हैं। शायद उस समय हमारी डेस्टिनी अधूरी थी। वह मेरी आंखों में देखते हुए कहता है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन सालों में ठीक था? उसकी आवाज भारी हो जाती है। मैं ठीक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। कॉलेज के पूरे 4 साल मैं ना जाने कितनी बार नानजिंग गया। मैं कैंपस में घूमता रहता था, ये सोचकर कि शायद किसी मोड़ पर अचानक तुम मिल जाओगी, लेकिन हर बार डर जाता था। डर लगता था कि कहीं तुम्हें परेशान ना कर दूं, कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। मैं एक सिंपल मैसेज तक भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ग्रेजुएशन के बाद भी जब कभी दोस्तों से तुम्हारे बारे में सुनता था तो खुद को मजबूर करता था कि परवाह ना करूं। वह दर्द भरी हंसी हंसता है। जब कोई इंसान इतना करीब हो फिर भी अजनबी बनकर रहना पड़े, वो एहसास बहुत पेनफुल होता है। इसके बाद वह मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है, हम दोबारा एक दूसरे को मिस ना करें, प्लीज मुझे एक मौका दो, और खुद को भी। उसकी टूटती हुई कन्फेशन सुनकर मेरा दिल बुरी तरह कांपने लगता है। मैं दर्द में थी, पछतावे में थी, लेकिन टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा करेज चाहिए होता है, और शायद मैं वो करेज खो चुकी थी। मुझे डर लग रहा था, फिर से हर्ट होने का डर, वही मिस्टेक्स दोहराने का डर, और सबसे ज्यादा उसे दोबारा खो देने का डर। इसलिए आखिर में मैं सबसे कावर्ड रास्ता चुनती हूँ, भाग जाना। जिस पर मैं धीरे से कहती हूँ, छोड़ दो। शेन यानझो मुझे डिसबिलीफ से
देखता रह जाता है। क्यों? क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। मैं उसकी आंखों से नजरें चुराकर बोलती हूँ, पास्ट को लेकर खुद को टॉर्चर करने का कोई मतलब नहीं है। हम दोनों अब वो लोग नहीं रहे जो 10 साल पहले थे, और मैंने एक दूसरे डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मुझे विदेश जाकर शूटिंग करनी है। वो प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, शायद 3 साल लग जाएंगे। फिर मैं कांपती आवाज में कहती हूँ, मैं तुम्हारा और वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। तुम किसी बेहतर और स्टेबल इंसान डिजर्व करते हो। यहीं खत्म करते हैं। गुड बाय शेन यानजो। ये सुनते ही शेन यानजो वहीं जमकर रह जाता है, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसका दिल इतनी बुरी तरह टूटता है कि उसे सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है, जिस पर उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद इस बार वह सच में चेंग नियानवी को हमेशा के लिए खो देगा। मैं घर लौट आती हूँ। अंदर सब कुछ उलझा हुआ था, लेकिन न मैं रोती हूँ न चिल्लाती हूँ, बस चुपचाप मैकेनिकली अपना सामान पैक करने लगती हूँ। 3 दिन बाद एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर हॉल में लोगों की भीड़ लगी होती है। मैं हा कान्हा थाम के बगल में खड़ी थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। जैसे ही मेरी टर्न आने वाली होती है, अचानक मेरे कदम रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पैरों में किसी ने कील ठोक दी हो। मेरे दिमाग में सिर्फ शेन यानजो की लाल आंखें घूम रही थी और उसकी वो आवाज, हम दोबारा एक दूसरे को मिस ना करें प्लीज, जिस पर हा कांग थाम पीछे मुड़कर मुझे देखता है। नियानवी, ऐसा कोई फैसला मत लो जिसे बाद में रिग्रेट करना पड़े। जिंदगी बहुत लंबी होती है, लेकिन पूरी जिंदगी के सामने वक्त फिर भी कम पड़ जाता है। इसके बाद वह धीरे से मेरे हाथ से बोर्डिंग पास और पासपोर्ट ले लेता है। मैं तुम्हारी टिकट चेंज करवा देता हूँ। पहले वो सब बोलो जो दिल में दबा रखा है। अपने फीलिंग्स से भागना बंद करो। उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। मैं उसे भावुक नजरों से देखती हूँ। हाँ, मैं 10 साल तक कावड़ बनी रही, 10 साल तक भागती रही। क्या अब भी मैं अपनी डर की वजह से अपनी पूरी जिंदगी की खुशी खो दूंगी? इसी पल मेरे अंदर दबा हुआ करेज अचानक स्प्रिंग की नई कॉम्पल की तरह बाहर निकलने लगता है। थैंक यू। मैं जल्दी से मुड़ती हूँ और वापस उसी दिशा में भागने लगती हूँ जहाँ से आई थी। भागते भागते मैं शेन यानजो को कॉल करती हूँ, लेकिन फोन उसकी असिस्टेंट उठाती है। असिस्टेंट की बात सुनते ही मेरा दिल जोर से कांप उठता है। वो अभी एक जरूरी कॉल अटेंड करके बिना कुछ बोले ऑफिस से बाहर निकल गए। शायद कोई बहुत अर्जेंट काम था। यह सुनते ही मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं। एक पल में बेचैनी, घबराहट और खालीपन मुझे पूरी तरह घेर लेता है। ऐसा लगने लगता है जैसे मैं फिर से उसे खो दूंगी। लेकिन तभी लगभग हार मान चुकी मेरी नजर अचानक दूर जाकर ठहर जाती है। भीड़ के बीच एक फेमिलियर सिलुएट तेजी से मेरी तरफ भागता हुआ दिखाई देता है। वो शेन यानजो था। वह लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए मेरी तरफ दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, बाल हवा से बिखर चुके थे, यहाँ तक कि उसकी शर्ट के बटन्स भी ठीक से बंद नहीं थे। उसके चेहरे पर वही बेचैनी थी जो इस वक्त मेरे अंदर थी। घबराहट, जल्दबाजी, डर, जिस पर मुझे एहसास होता है मैं ही नहीं, शेन यानजो भी मुझे ढूंढ रहा था। कुछ ही सेकंड में वह मेरे सामने आकर रुक जाता है। वह गहरी सांस लेते हुए मुझे देखता है, जैसे डर रहा हो कि अगर एक पल भी देर हुई तो मैं फिर से गायब हो जाऊंगी। जिस पर वह कांपती आवाज में कहता है, सॉरी, लेकिन मैं मान नहीं सकता कि हमारी कहानी ऐसे ही खत्म हो जाए। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। चेंग नियानवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा से करता आया हूँ। अगले ही पल वह मुझे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर 10 साल देर से आया वो किस आखिरकार हमारे बीच उतर आता है। जैसे 10 साल का इंतजार, दर्द, गलत फहमियां और अधूरी फीलिंग्स उसी एक पल में टूटकर बाहर आ रही हूँ। काफी देर बाद शेन यानजो धीरे धीरे मुझे देखता है। फिर आखिरकार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिस पर मैं रोते रोते हंस पड़ती हूँ और अपना चेहरा उसके गर्म सीने में छुपा लेती हूँ। उसकी तेज धड़कनों को मैं साफ फील कर पा रही थी। हमारे आसपास एयरपोर्ट का शोर था, लोग लगातार आ जा रहे थे, अनाउंसमेंट्स की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन उस पल हमारी दुनिया में सिर्फ हम दोनों थे। जिस पर मैं धीमे से कहती हूँ, शेन यानजो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। 10 साल की गलतफहमियां, दर्द, दूरियां और अधूरी फीलिंग्स के बाद आखिरकार हम एक दूसरे को खोने से बचा लेते हैं। थैंक यू। मैं उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती हूँ। मेरी यूथ में आने के लिए थैंक यू। फिर आंखों में आंसू लिए धीरे से कहती हूँ, और मेरी फ्यूचर में रुक जाने के लिए भी थैंक यू।